sounds a bit. गुड इवनिंग। सो विल टेक अप टू टॉपिक्स। दोनों टॉपिक काफी न्यूज में हैं, टू मच इन न्यूज। और विल टेक अप सेकंड टॉपिक मोर इन डिटेल बिकॉज द फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट। लेट मी जस्ट ओके। सो द टू टॉपिक्स वी गोइंग टू टेक, फर्स्ट वन इज ईरान। ईरान में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, थोड़ा सा उसका इकोनॉमिक एंगल भी देखेंगे कि बेसिक कॉज क्या है। बिकॉज हमने बहुत पहले जून में एक ईरान के बारे में बहुत बेसिक डिटेल्स भी डिस्कस की थी कि ईरान में बेसिकली ऑडिबिलिटी है। स्वर्णिमा, एम ऑडिबल? कि ईरान में बेसिकली व्हाट हैपेंड इन 1979, राइट? वी स्टडीड दैट। एंड देन सेकंड टॉपिक जो हम देखेंगे वो ग्रीनलैंड और यूएसए। कि यूएसए का ट्रम्प जो बार बार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, तो उसको लेके क्यों, बेसिकली इशू क्या है, उसको लेके बड़ा इशू क्या है, व्हाट इज द बिगर पिक्चर एट प्ले। बिकॉज द क्लाइमेट चेंज, तो आर्किटेक्ट मतलब बेसिकली उसके पीछे इतने डेस्परेशन क्यों है, व्हाई इज इट सो। हमने लास्ट वीक बहुत डिटेल में पढ़ा था कि यूएस कैसे इंटरनेशनल, यूएस कहना चाहिए, यूएस नहीं कहना चाहिए, बेसिकली वी शुड से वेनेजुएला। मतलब यूएस नहीं कहना चाहिए, बेसिकली ट्रम्प कहना चाहिए कि वो दोनों में बहुत डिफरेंस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज ट्रम्प क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल रूल के ऑर्डर को बिल्कुल तहस नहस टाइप कर रहे हैं। सो बेसिकली ये उसका कंटिन्यूएशन ही है कि जो जो वो करते जा रहे हैं, जो जो धमकीते जा रहे हैं। केवल यही कंट्रीज नहीं इन्वॉल्व है, ईरान, ग्रीनलैंड, यूएसए, बल्कि क्यूबा को भी कह चुके हैं, कोलंबिया को भी कह चुके हैं कि ऐसे करो वैसे करो, अगर ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे तो हम तुमको भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, वहां पे मिलिट्री भेज देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम सेशन के एंड में देखेंगे कि क्यों ऐसा
इन जर्नल, मतलब ऐसा एक्यूजिशन किया जा रहा है कि एक एप्स्टीन फाइल, जरूर आपने सुना होगा, कि क्या उसे डिस्ट्रैक्शन का तरीका तो नहीं है। एनीवे, तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सम टॉपिक्स। तो ये बेसिकली ईरान की जो फोटो आप देख रहे हैं, दिस इज ईरान की, इसको बोलते हैं ग्रैंड बाजार ऑफ ईरान, ग्रैंड बाजार। ये बेसिकली समझिए जैसे कि इंडिया में कोई बड़ी बड़ी बाजारें हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली की कह लीजिए तो चांदनी चौक बहुत बड़ी बाजार है ना। लखनऊ में कहिए तो अमीनाबाद बहुत बड़ी बाजार है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर सिटी में कोई ना कोई ऐसी बड़ी बाजार होती है। तो ईरान में ये बहुत ही आइकॉनिक, ईरान की कैपिटल तेहरान में ये बहुत आइकॉनिक ग्रैंड बाजार है जो काफी बड़े एरिया में बसी हुई है। और यहाँ पे लोगों ने 1979 में जब वहां पे क्या हुआ था, तो इट इज द हिस्टोरिक बाजार जहां से अभी रिसेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। ये बेसिकली बाजार क्या थी, इट इज प्रो इस्टेब्लिशमेंट, ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। गुड इवनिंग अनुदिशा। इट इज प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो बाजार है भाई, मैंने जो शुरू किया है। तो ये बाजार जो है, जो बता रहा था ग्रैंड बाजार, जैसे कि बड़ी बाजार है तेहरान में, यहीं से प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुए हैं। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि यहीं से प्रोटेस्ट वगैरह अभी शुरू हुए हैं। और ये मतलब इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, बिकॉज द पीपल और द मर्चेंट्स इन दिस ग्रैंड बाजार आर प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो कंजर्वेटिव, जो गवर्नमेंट है वहां की उसके हिसाब से चलते हैं, वहां उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इट इज वेरी मतलब कहना चाहिए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गई वो बात, इट इज वेरी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बात वहां पे हुई। तो दिस इज वेयर ग्रैंड बाजार दैट हेल्प्ड ब्रिंग द इस्लामिस्ट क्लर्क्स टू पावर। जो क्लरिक्स थे जो अभी पावर में हैं, हमने अयतुल्लाह खामेनी जैसे हैं, तो ये पावर में 1979 में जो आए थे, ये बड़े हॉटस्पॉट था वहां पे, राइट। ये देखिए ईरान में सिक्योरिटी फोर्स क्लैश विद प्रोटेस्टर्स एट ग्रैंड बाजार, इतने लोग मर गए, बहुत लोग मर गए। ईरान कमर्शियल लैब बिकेम फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो इसका मतलब कुछ बहुत इकोनॉमिक एंगल है जो इस बार प्रोटेस्ट है, वो इकोनॉमिक एंगल से भी बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका जो रूट कॉज है वो इकोनॉमिक है। हमने ओवर द कोर्स ऑफ कितनी भी न्यूज पढ़ी, कितनी भी देखी, तो हमने हमेशा एक चीज महसूस की कि हर चीज का बेसिक रीजन क्या है, इकोनॉमिक्स ही उसका बेसिक रीजन है ना। ट्रंप ने आग में घी डालने का काम किया। ट्रंप ने कहा कि जो प्रोटेस्टर से कहा कि तुम प्रोटेस्ट करो करो, मैं भी हेल्प भेज रहा हूं। उसने कहा हम ईरान के अंदर भी लीडर लगने गई, खामनी को भी जैसे वेनेजुएला में लास्ट टाइम ने पढ़ा था मडूरो में किया, वैसा तो नहीं कर देंगे। सो ट्रम्प कैंसिल्स द यूएस ईरान मीटिंग्स, अर्जेस प्रोटेस्टेड टू टेक ओवर द इंस्टीट्यूशन। ये करीब 2 से 3 दिन पुरानी बात है, बट अभी आज की डेट में आज की न्यूज है कि ट्रम्प थोड़े से ठंडे पड़े हैं, क्योंकि ईरान ने भी धमकाया है, तो ट्रम्प थोड़े से ठंडे पड़े हैं। ये देखिए, ट्रम्प सेज दैट यूएस इज लॉक्ड एंड लोडेड इफ ईरान किल्स द प्रोटेस्टर। अगर ईरान प्रोटेस्टर्स को मारेगा तो ट्रम्प ने कहा कि हम आ रहे हैं। अब खामेनी कह रहे हैं कि भाई ये जो ट्रम्प ही है यही सब कुछ कर रहा है, और ये इजराइल, आपको पता है कि इजराइल आर्च एनिमी है इजराइल ईरान का। तो ये जो इजराइल है यही क्या है, बिहाइंड 1000 किलिंग। और वो कहता है कि भाई ये जो ट्रम्प है यही सबसे ये कह रहे हैं कि ट्रम्प ही इसके पीछे, ही इज द मैडमैन। जो इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की, इंडिया हैज एडवाइजरी एक जारी की वहां के लोगों को, ईरान में जो रहते थे, आपने जरूर सुना होगा कि आप वापस आ जाओ, वहां रहना ठीक नहीं है। एम्बेसी के नंबर लिखे गए, शेयर किए गए वहां के लोगों से, जो इंडियंस लोग हैं ईरान में। तो देखिए जो फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम ईरान आई, उन्होंने कहा नो इंटरनेट, डेंजरस प्रोटेस्ट्स आर हैपनिंग इन ईरान। नाउ सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनी कहते हैं कि वॉज टू ब्रेक द बैक ऑफ द सेडेशनिस्ट। सेडेशनिस्ट है मतलब कि जो ईरान में सरकार के खिलाफ है, हम उन पे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नाउ हमने, जैसे मैंने तुमसे आपसे बताया कि 20 जून को हमने क्लास ली थी, क्लास नंबर 10। वहां पे हमने बहुत डिटेल में, बिकॉज दैट टाइम दिस वाज टू मच इन न्यूज, ईरान एंड इजराइल जो वॉर चल रही थी, है ना। खूब सारी मिसाइल इधर से उधर दागी गई, उधर से उधर दागी गई। तो हमने बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ा था कि बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, हमने वहां पे समझा था ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है ईरान में, रशिया का रोल, चाइना का रोल, फिर एनपीटी सीटीपीटी न्यूक्लियर थ्रेट जो था। क्योंकि इजराइल हमेशा क्या कहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है ना। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि कैसे 1979 में क्या था, एक रिजीम चेंज हुआ ईरान में। इसके पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। पहले क्या था, एक रिजीम थी, एक वो क्या थी, यूएस बैक्ड थी, शाह की रिजीम थी, प्रो यूएस डेमोक्रेसी थी ईरान में, है ना। मतलब कि जो लोग थे वो यूएस के लिए, इसको बोलते हैं रजा पहलवी। और एक रेवोल्यूशन हुई और ये क्या बन गई, एंटी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो एंटी अमेरिकन थी। फिर जिन्होंने एक शुरुआत कराई वो रुतल्ला खामिनी थे, और फिर मिस्टर दूसरे खामिनी जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बने, ठीक है।
अब ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये भी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि सुप्रीम लीडर ये होते हैं जो इनके चूजन बाय असेंबली ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ये सुप्रीम लीडर्स। अभी काफी इनकी एज हो गई है, इनकी भी मतलब ही इज अबाउट टू बी, चाहे डेथ हो जाए या अपने एयर को ये चुने। और एक प्रेसिडेंट भी होता है जिसको लोग चुनते हैं, लेकिन मेजरली जो मेजर बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? सुप्रीम लीडर होता है। और ये सब भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे खामनी है उनका वेस्ट के बारे में क्या है, सिविलाइजेशनल आइडियल्स क्या है, इन्फ्लुएंसेस क्या है। वो यूएस को कहते हैं द ग्रेट सैटर्न है, और इसराइल क्या है? लिटिल सैटर्न, मतलब कि दानव है ना। और वो केवल इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ा था। और ये भी हमने समझा था कि कैसे नेतन्याहू ने जो कहा था कि भाई ये जो न्यूक्लियर है हम होलोकॉस्ट नहीं होने देंगे और इसराइल ईरान को हम एक तरीके से खत्म कर देंगे। तत्समय जब वॉर चला, फिर सीज फायर हुआ, ये हमेशा चलता रहता है इन लोगों के बीच। एनीवे वो बेसिकली हमारा बैकग्राउंड था जो हमने समझा था, है ना। नाउ अब बेसिकली हमें क्या समझना है कि अभी के प्रोटेस्ट ये क्यों हो रहे हैं, व्हाई दीस करंट प्रोटेस्ट्स आर हैपनिंग। नाउ अगेन इट्स इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द करेंसी कोलैप्स। इसकी जो करेंसी है रियाल, ईरानियन रियाल है, तो इसकी ये कोलैप्स कर गई। मतलब कोलैप्स करने का मतलब जैसे हमने एक बार न्यूज पढ़ी थी कि इंडियन रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है, कि $1 बराबर 90 रुपया क्रॉस कर गया, तो इंडियन रूपी गिर रहा है। उसी तरीके से तो इनका रियाल है वो गिरता जा रहा है। लोग रियाल में पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वो डॉलर उतना ही बना हुआ, मतलब $1 बराबर जो रियाल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। ईरान में क्या है, उसकी वजह से प्रोटेस्ट होने लगे। प्रोटेस्ट कहां शुरू हुए? मेनली जो हमने बताया ग्रांड बाजार में। हम ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ईरान में क्या है, डुअल एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट करता है। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि $1 को रियाल से, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए $1 रूपी से कैसे संबंध बनाएगा डिमांड सप्लाई के हिसाब से, वो होता है एक्सचेंज रेट, राइट। ईरान में दो तरीके के एक्सचेंज रेट चलते हैं। एक चलता है ऑफिशियल एक्सचेंज रेट, जहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नहीं भाई $1 इज इक्वल टू 42,000 रियाल। और एक जो मार्केट बेस पे डिमांड सप्लाई के इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से है। तो दो तरीके के वहां पे एक्सचेंज रेट चलते हैं। कहां पे? ईरान में। एक ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट डिसाइड किया कि भाई $1 इज इक्वल टू 42,000 रियाल फॉर एग्जांपल, और एक अलग मार्केट रेट के हिसाब से। अब जो ऑफिशियल चलता है, अभी उसमें आते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये हुआ तो मार्केट रेट कोलैप्स कर गया। ऑफिशियल रेट तो एज इट इज है, मार्केट रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता 1 लाख 1.5 लाख, $1 इज इक्वल टू 1.5 लाख रियाल। तो इसकी वजह से डेली जो सामान था ये मुश्किल हो गया, और लोगों को मुश्किल होनी शुरू हुई, वहां के मर्चेंट्स को मुश्किलें शुरू हुई, और वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ। एक बार जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो वहां पे बाकी लोगों ने भी आग में घी डालना शुरू किया, इजराइल ने, यूएस ने, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए तो पहले समझते हैं कि ये डुअल सम सिस्टम क्या था। तो एक ऑफिशियल रेट है ईरान में जो चीप होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, $1 इज इक्वल टू 42,000 रियाल फॉर एग्जांपल, ठीक है। और दूसरा क्या है? मार्केट रेट। मार्केट रेट बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये ऑफिशियल रेट है किसके लिए? अगर ईरान गवर्नमेंट को कुछ इंपोर्ट करना है, भाई बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर उनके यहाँ चावल नहीं हो रहा है, गेहूं नहीं हो रहा, तो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कैसे करेंगे? भाई डॉलर देंगे किसी को तभी इंपोर्ट होगा, क्योंकि उनकी करेंसी रियाल। फॉर एग्जाम्पल वो अगर कहें कि रियाल हमसे ले लो इंडिया से, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से वो वीट लेते हैं, तो इंडिया क्या कहेगा कि हमें डॉलर दो, रियाल हम नहीं लेंगे आपसे, राइट। तो क्या हुआ कि वो डॉलर उनको चाहिए उसको खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे? वो उस डॉलर का यूज क्या करेंगे? उस डॉलर का यूज करेंगे इंडिया से या किसी कंट्री से एसेंशियल चीजें खरीदने के लिए, सेलेक्टेड इंपोर्ट्स, फूड, मेडिसिन। ऐसा क्यों? ताकि ये चीजें सस्ती बनी रहे मार्केट में, जो गवर्नमेंट खरीदेगी। बट मार्केट रेट जो ऑर्डिनरी पीपल, ट्रेडर, स्टूडेंट, ट्रैवलर्स यूज कर रहे हैं, उनको क्या है? वेरी एक्सपेंसिव मार्केट रेट। तो वहां पे $1 का रेट चला गया 2 लाख लिया रियाल। अब देखिए इन दोनों में कितना, आज को बोलते हैं आर्बिट्रेज, कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया। अब समझिए जो व्यक्ति ऑफिस से जुड़ा है, गवर्नमेंट से जुड़ा है, अब देखिए करप्शन का स्कोप कैसे बढ़ गया। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़ा है, उसके पास वो 42,000 वाला एक्सेस है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि नहीं नहीं, तुम मेरे को लाओ, मैं ये दिलवा देता हूँ तुम्हें सस्ता वाला डॉलर, तुम 42,000 रियाल दो, मैं तुम्हें डॉलर उपलब्ध करा दूंगा, राइट। देन इट बिकम्स द स्कोप ऑफ द करप्शन। वो केवल जो पहुंचे हुए हैं, एलिट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको आराम से मिल जा रहा है, उनकी जिंदगी आराम से चल रही है, बाकी लोगों को कितना महंगा पड़ रहा है। सो ईरान के पास क्यों है? बिकॉज दे हैव अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ डॉलर।
उनके पास डॉलर की बहुत शॉर्टेज है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यूएस ने पूरी तरीके से प्रेशर लगा रखा है, उनके पास ऑयल बहुत है तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया पे क्यों लगाया गया इतना कि इंडिया रशिया का तेल ना ले, ईरान का तेल ना ले। तो अगर तेल लेगा तो इंडिया भी पेमेंट किस में करेगा? डॉलर में पेमेंट करेगा, तो ईरान को डॉलर मिलेगा, बट डॉलर मिल नहीं रहा है। फॉरेन बैंक्स डू नॉट डील फ्रीली विद ईरान बिकॉज सबका प्रेशर बना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ईरान में काफी लो है क्योंकि वेस्ट की कंट्रीज इतना भरोसा नहीं करती। तो ईरान अर्न करता है बहुत कम डॉलर, बट डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है चीजें खाने पीने के लिए एंड डिफरेंट आइटम्स। हेंस व्हाट इज रिक्वायर्ड कि अगर सबको वो चीप दे देगा ऑफिशियल रेट पे तो क्या होगा? डिमांड बहुत है, तब तो और क्या टूट जाएगी? डॉलर की और टूट जाएगी और डॉलर और महंगा हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं संभव है। इसलिए उनको ऑफिशियल रेट रखना पड़ता है और उसको लो भी रखना पड़ता है ताकि सोशल एक्सप्लोजन ना हो जाए, फूड फ्यूल मेडिसिन ये सब खरीदने के लिए, पब्लिक एंगर को कम करने के लिए। बट अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसमें जो डिफरेंस था, चलिए ठीक है, किसी का 82,000 है, 42,000 है, तो किसी का मान लो 80,000 है, तब तो चल रहा है। अभी उठा के 2 लाख रुपए हो गया, तो द डिफरेंस ये बहुत बड़ा इशू हो गया। तो दिस सिस्टम इज अनफेयर बिकॉज द ओनली पावरफुल एंड वन कनेक्टेड ग्रुप्स कैन गेट द चीपर ऑयल, चीपर डॉलर। ऑर्डिनरी पीपल जो रियाल में अर्न करते हैं, मान लो कोई वहां का स्विगी जोमेटो चलाता हो ईरान में, तो वो तो रियाल में ही अर्न करेगा और उस रियाल के बदले उसको कम डॉलर का सामान मिलेगा, राइट? तो इस वजह से उसको बहुत महंगी पड़ेंगी चीजें, राइट? एंड इसकी वजह से करप्शन है, ब्लैक मार्केटिंग है, इनइक्वालिटी इन मिडिल क्लास स्कॉलर्स, एंड दैट्स व्हाई द बाजारीज द मर्चेंट्स हैव रिवोल्टेड। ठीक, जो मर्चेंट्स किसके साथ खड़े थे? इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज इस बार देखने को मिला। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि इकोनॉमिक क्राइसिस इज द रूट कॉज, तो मैक्रो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो गया, हाई इन्फ्लेशन, करेंसी कोलैप्स समझा दिया, सैंक्शंस आपको समझा दिए कि यूएस का जो मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी है नहीं करना है, तो उनको बाजारीज लूज द इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, और जो अलायंस था किसके बीच में? क्लर्जी और मर्चेंट्स के बीच में टूट गया। तो इनिशियल फोकस तो किस पे था? इन्फ्लेशन पे, करेंसी पे, एम्प्लॉयमेंट थे। फिर उनको लगा ये हो क्यों रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द रूलिंग एलीट। तो इन पे आ जाओ, उन्होंने कहा कि ओवरऑल जो गवर्नेंस है उसी पे उन्होंने कहो, राइट? पार्टिसिपेशन किसका? यूथ का देखा गया, विमेन का देखा गया, माइनॉरिटीज फेसिंग स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन्स। ठीक, तो इस वजह से जो प्रोटेस्ट, भाई जो ये समझिए 1979 में, अभी समझिए वहां की यूथ का एक डेमोग्राफी समझिए, जिन लोगों ने वहां की 1979 की प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा, अब उसको कितने हो गए? 21 साल उधर और 25 साल इधर। ठीक, अब कई सारे बच्चे जो उसके बाद पैदा हुए 1979 के बाद, 1980s में, 90s में, वो क्या है? 40s में है ना, 30s में, 40s में, दे कैन नॉट रिलेट कि 1979 में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन 1979। नो, चीप रेट इज फूड एंड मेडिसिन फॉर एवरीबडी, क्योंकि ताकि पब्लिक उससे खुश रहे। कुछ चीजें सस्ती हैं, ऐसा नहीं है, कुछ चीजें सस्ती हैं, जैसे जिसके लिए पब्लिक, फॉर एग्जांपल मेडिसिन अगर बहुत महंगी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, बट जर्नल आइटम्स कुछ और आइटम है, ऐसा नहीं कि हम केवल मेडिसिन और फूड के भरोसे चल रहे हैं, बट बहुत चीजों के भरोसे। मान लो ईरानियन किसी आदमी को बाहर जाना है घूमने या किसी काम से बाहर जाना है, तो उसको भी डॉलर चाहिए, बस उसको डॉलर महंगा पड़ रहा है, जो ईरानियन ट्रैवलर है फॉर एग्जाम्पल। तो कुछ बेसिक चीजें सस्ती करके वो रिजीम तो चला रहे हैं, बट इट इज नॉट हैपनिंग, दे आर नॉट एबल टू गेट दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई एवरीबडी। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और जब इतना बड़ा कोलैप्स होगा तो सबसे बड़ी चीज क्या है? करप्शन का स्कोप बहुत बढ़ेगा, करप्शन का स्कोप बहुत बढ़ेगा, कि कुछ लोगों के पास जो जुड़े हुए हैं उनको तो मिलेगा सब कुछ, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। देन भाई इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स क्या हुआ जब उन्होंने इसको देखा? तो क्या लॉ एंड ऑर्डर, वही जो इंडिया में होता है, कई कंट्रीज में होता है, लॉ एंड ऑर्डर इशू। उन्होंने कहा फॉरेन इंस्पायर्ड है, सेडेशनिस्ट हैं ये लोग, क्या है? नेशनलिस्ट नहीं है, एंटी नेशनल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस तरीके से उन्होंने अपने जो वो हैं मिलिट्री और इन सब का यूज करके इनको दबाने की कोशिश की गई, और इसी वजह से इनकी लेजिटिमेसी, मिस्टर खामनी की लेजिटिमेसी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? पार्लियामेंट, जुडिशरी, सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो आइडियोलॉजिकल अलाइंड है, क्योंकि कौन डोमिनेट करता है उनको? सुप्रीम लीडर। उन लोगों की कोई ऑटोनॉमी है, बिना सुप्रीम लीडर के पूछे कुछ कर नहीं सकते हैं। डेमोग्राफिक मिसमैच है, यंग पॉपुलेशन वर्सेस एजिंग लीडरशिप।
अब आप देखिए आपके आपके डिसीजन कौन ले रहा है? इतना बूढ़े जो क्लरिक्स हैं जो बिल्कुल रिसेंटली कुछ नहीं जानते हैं व्हाट इज एआई, व्हाट इज चैट जीपीटी, और वो देख रहे हैं कि ये हमारे निर्णय ये लोग ले रहे हैं, इनको हमारी एस्पिरेशन, इनको हमारी किसी भी चीज का कोई आइडिया नहीं है। और छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए ईरान का कोई बच्चा चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, वो मान लो $14 का है, तो वो उसको और नॉर्मल रियाल को इतना महंगा पड़ेगा, है ना? वो तो नहीं समझ रहा उसको, भाई आज के टाइम पे इंटरनेट हो गया, ये हो गया, कितना एसेंशियल आइटम है, इजंट इट? और इस पूरे आग में घी डालने के लिए कौन रेडी है? यूएस, इजराइल तो हमेशा आर्च एनिमी है ही है ईरान के। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। ट्रंप ने कहा नहीं नहीं, तुम लोग तो बिल्कुल प्रोटेस्ट करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इजंट इट? और आप सबको पता है कि ईरान की लोकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कितनी क्रिटिकल है, क्योंकि लिमिट्स ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एक हद तक ही वो कर सकते हैं, क्योंकि वो सैंक्शन बहुत समय से झेल रहा है ईरान, मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है ईरान, थ्रेट ऑफ क्लोजर ऑफ स्ट्रेट और हार्मूज कर देगा तो ऑयल क्राइसिस हो जाएगी, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये सब समस्याएं हैं, है ना? ऑपोजिशन, जो ईरान का ऑपोजिशन है वो भी बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी कोई लीडरशिप नहीं है, ठीक है? कोई यूनिफाइड पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, फेयर ऑफ रिप्लेसिंग वन अथॉरिटेरिज्म विद अनदर, ठीक है? तो इस तरीके से ईरान के अंदर भी बहुत समस्या है, और सिनारियोज बहुत सारे हैं, इसमें बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है रिजीम कोलैप्स कर जाए, हो सकता है ना करे, हो सकता है ये साइकिल ऑफ जैसे प्रोटेस्ट कभी होते हैं, फिर प्रोटेस्ट होते हैं, फिर प्रोटेस्ट होते हैं, फिर दब जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एक्सटर्नल वो है, तो कुछ ना कुछ वो लोग डिस्टेंस वो करेंगे। इंडिया के लिए बहुत बड़ा समस्या है। फॉर एग्जांपल इंडिया का बहुत बड़ा लार्ज डायस्पोरा वेस्ट एशिया में रहता है, तो उसके लिए इशू है। एनर्जी सिक्योरिटी का डिपेंडेंस है। आप न्यूज में देख रहे होंगे छाबार पोर्ट को लेके बहुत इशू है। छाबार पोर्ट में इंडिया ने कितना ज्यादा डॉलर से पैसा खर्चा किया, बट वहां से आउटपुट हमको उतना नहीं मिल पा रहा है। अब यूएस प्रेशर भी बना रहा है, तो उस तरीके से हम भी अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक तरीके से दबे हुए हैं 25% टैरिफ की वजह से। उसके बाद छाबार पे प्रेशर है कि छाबार पे ज्यादा इन्वेस्ट ना करिए, छाबार पे ये ना करिए, वो ना करिए। इंडिया की इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं है जितनी अच्छी बार्गेनिंग पावर चाइना की है या किसी अन्य कंट्री की है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, ठीक है? तो कुल मिला के जो ईरान में है सिचुएशन हमेशा फ्रेजाइल बनी रहती है, बट रिसेंटली 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में द सिचुएशन इज रियली ड्रास्टिक, प्रोटेस्ट की वजह से, फिर ट्रंप के आग में घी डालने की वजह से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इफ यू रियली वांट कि भाई आप मतलब इस टॉपिक को आपने तो समझ ही लिया, बट हमने जो जून की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड इट, बिकॉज ये क्लास मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। भी आप अगर टॉपिक देखें कि बैकग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहां से कहानी शुरू हुई है, ईरान के सुप्रीम लीडर्स, रोल ऑफ रशिया, रोल ऑफ चाइना, नॉन एनपीटी, एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है? तो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ इट, क्योंकि पुरानी बातें पुराना दोबारा डिस्कस करना इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है? एनी डाउट्स एनीवन? किसी को डाउट है? और वी शुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ग्रीनलैंड, वेरी क्विकली, एनीवन? चलो, let's move to the next topic, that is the Greenland. We are not for sale, no means no. Greenland के पीछे कौन पड़े हैं? डोनाल्ड ट्रंप। ये पहले भी पढ़े थे बहुत समय पहले, आप लोगों से मैंने भी 2-3 दिन पहले पिछली लास्ट सेशन में क्वेश्चन पूछा था कि कौन से टॉपिक अच्छे हैं, तो आपने मुझे इसका एग्जांपल भी दिया था कि सर ग्रीनलैंड का ग्रीनलैंड, आई थिंक सम स्टूडेंट स्वर्णिमा ने आई थिंक मुझे टॉपिक बोला था, आई एम रियली सॉरी स्वर्णिमा, मैं टॉपिक नहीं कवर कर पाया। आई एम श्योर नेक्स्ट, आई एम प्रॉमिसिंग यू नेक्स्ट सेशन आई विल कवर इट, है ना? आई जस्ट फॉरगॉट, अभी दिमाग में आया मेरे। एनीवे, सो ग्रीनलैंड पे आप लोगों ने कहा कि हाँ ग्रीनलैंड भी सर न्यूज में था, सो आई डिसाइडेड कि एक बार डिस्कस कर लेते। इधर और ज्यादा इसको लेकर रिटॉरिक्स तेज हो गए पिछले हफ्ते। तो ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड तो हमारा है और हम इसको ले लेंगे इसको, है ना? Why does Trump want Greenland and what could it mean for NATO? ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है, नाटो के लिए क्यों बड़ा एंगल है? यूरोपियन लीडर्स hit back at Trump's US takeover designs of Greenland. European troops arrive in Greenland as talk with the US hit wall over the future. ठीक है जी। तो ग्रीनलैंड की लोकेशन क्या है? ये हमारा ऊपर ग्लोब का ऊपर वाला हिस्सा है? इट्स हमारे ग्लोब का जो ऊपर वाला हिस्सा है। नीचे वाला हिस्सा क्या है? एनीबडी? हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसे ग्लोब के ऊपर ये है तो नीचे क्या है? एनीवन? ग्लोब के यदि ऊपर वो है तो नीचे क्या है? अंटार्कटिक, यस।
और अगर आपको याद हो तो वी हैव डिस्कस दिस एंटार्क्टिक ऑल्सो, एंटार्क्टिक ट्रीटी हमने डिस्कस की थी बिकॉज इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया में ही हुई थी उसकी एक बैठक। तो वी हैव डिस्कस एंटार्क्टिक, इंडिया के क्या वहां पे क्या वो है, साउथ पोल यस बट अंटार्कटिक है वहां पे, तो इंडिया के क्या हब्स है वहां पे, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आर्कटिक ओशन है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। जैसे अंटार्कटिक पे लैंड है तो यहाँ लैंड नहीं है, यहाँ पे क्या है, वाटर है यहाँ पे, है ना, और आइस है इधर। तो टच करने वाली कंट्रीज ये सब कंट्रीज हैं, इन सब कंट्रीज ने एक आपस में मिलकर काउंसिल बनाई है, उसको बोलते हैं आर्कटिक काउंसिल, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, नोन एज आर्कटिक काउंसिल। ठीक है, तो ग्रीनलैंड ये है, ग्रीनलैंड इज दिस। एक ये क्या है, आइसलैंड। हम लोग बचपन में थे तो पढ़ाते थे कि दोनों का मिसनॉमर है, ग्रीनलैंड में बहुत ग्रीनरी नहीं है, आइस है, और आइसलैंड में आइस बहुत नहीं है, प्रॉपर ग्रीन लोग रहते हैं आइसलैंड में। ठीक है जी। तो ग्रीनलैंड हम समझेंगे कि पहली बात तो न्यूज में क्यों है। न्यूज में ये सबसे पहले तो आपको पता है ट्रंप, जैसे मैंने आपको बताया ट्रंप ने, तो उसके रिस्पॉन्स में मैंने मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज हैव डिप्लॉय मिलिट्री पर्सनल टू ग्रीनलैंड, है ना, signaling an unusual security response for a sparsely populated Arctic territory। यहाँ पे अराउंड 60-70,000 लोग ही रहते हैं इतने बड़े एरिया में, इन दिस ह्यूज एरिया, बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ द एरिया इज क्या है, आइस है। सिक्स करीब 55 से 60,000 लोग ही रहते हैं। ठीक है, इतने लोग तो हमारे यहाँ कहीं स्टेडियम में मैच हो तो वहां आ जाते हैं, इससे ज्यादा ही आ जाते हैं। तो इमेजिन द स्केल, है ना, इतने कितना स्पार्सली पॉपुलेटेड है लोग। सो हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स बिटवीन डेनमार्क, ग्रीनलैंड, यूएसए हैव, अभी 2-3 दिन पहले बैठक थी, जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस के, और डेनमार्क और ग्रीनलैंड के ऑफिशियल्स के बीच में, तो वहां कोई बहुत निकल के नहीं आया। यूएस ने कहा कि भाई, यूएस की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि भाई ये यूएस की सिक्योरिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है ग्रीनलैंड, तो भाई हमें चाहिए ही चाहिए। Russia has officially objected to Western narrative of portraying Beijing and Moscow as imminent threat of Greenland, calling it manufactured threat perception। आज मैं वो देख रहा था, रील देख रहा था, जॉन स्टुअर्ट है, यूएस में एक शो आता है द डेली शो, द डेली न्यूज शो करके, तो उसमें वो कहते हैं कि ट्रंप ने कहा कि हम ग्रीनलैंड इसलिए चाहते हैं बिकॉज वी डोंट वांट, क्योंकि ग्रीनलैंड को रशिया और चाइना ऑक्यूपाई कर लेंगे, एंड वी डू नॉट वांट रशिया एंड चाइना एज नेबर्स। अब बताइए, यूएस का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि रशिया एंड चाइना हमें नेबर के रूप में नहीं चाहिए, बट रशिया इज नेबर ऑफ यूएसए, वो अलास्का वाला पोर्शन, अलास्का के वो बिल्कुल रशिया तो जुड़े हुए हैं, दे आर नेबर्स, बट अब जान रहे हैं ट्रंप इज ट्रंप। ठीक है, the issue has transformed Greenland from a remote island into a live geopolitical flashpoint, obviously the rare case when the tensions are visible between the NATO allies, जो NATO allies हैं, डेनमार्क is a NATO country, US is a leader of NATO, दोनों के बीच में अच्छी बातें नहीं चल रही हैं। anyway, तो फर्स्ट अंडरस्टैंड, समझते हैं कि जो ग्रीनलैंड है, तो इसकी हम तो बाद में समझेंगे स्ट्रेटजी, इसका पॉलिटिकल स्थिति क्या है, व्हाट इज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज एक तरीके से सेल्फ गवर्निंग यूनिट है। सेल्फ गवर्निंग मतलब कि अपने रूल्स खुद बनाने वाली, वहां के लोग इलेक्शन करते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, पर दो अभी वर्तमान में देयर आर टू थिंग्स ऑन विच इट डिपेंड्स अपॉन द डेनमार्क। फर्स्ट इज द फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। फॉरेन रिलेशन और डिफेंस इसको कौन कंट्रोल करता है, डेनमार्क कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से इसलिए ग्रीनलैंड इज नॉट अ सोवरेन कंट्री, सोवरेन कंट्री नहीं है, सोवरेनिटी किसके पास है, डेनमार्क के पास है। सेल्फ गवर्निंग, यस, फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जिनको क्या मिला है, बहुत अधिकार मिला है, 6 शेड्यूल फॉर एग्जांपल, तो सेल्फ गवर्निंग यूनिट है, पर ओवरऑल दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द डेनमार्क। चलिए, तो डेनमार्क रिलेशनशिप शुरू कैसे हुई कि पहले क्या था, ये कॉलोनी थी, फर्स्ट इट वाज द कॉलोनी ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क को नॉर्वे दोनों की कॉलोनी थी, फिर डेनमार्क की कॉलोनी हो गई, है ना, 1814 के बाद डेनिश कॉलोनी थी। पहले वहां क्यों जाते थे लोग, आपको पता है, जब इंडिया में आए थे, मिशनरी और ट्रेड एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद 1953 में टर्निंग पॉइंट आया, डेनमार्क ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। क्यों हुआ, क्योंकि 1940s में पूरी दुनिया में ये चला कि भाई कॉलोनियलिज्म को खत्म करो,
फिनिश कॉलोनियलिज्म। तो भाई दुनिया को दिखाना था कि हम कॉलोनियल नहीं है, तो क्या किया कि ठीक है भाई, हम कॉलोनी नहीं है हमारी, है ना। तो क्या है कि डेनमार्क जो ग्रीनलैंडर्स को डैनिश सिटीजनशिप देने लगी, उन्होंने कहा कि भाई ये जैसे प्रोविंस है, जैसे मान लो इंडिया में उत्तर प्रदेश एक प्रोविंस है, उसी तरीके से ग्रीनलैंड की, डेनमार्क की एक प्रोविंस क्या है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, चलो वहां पे भी बात थम गई। फिर हुआ 1979 में, तब समझने की जरूरत नहीं, बट ऑटोनॉमी बढ़ती गई। फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड की धीरे 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 ऑटोनॉमी, 1979 में एक एक्ट आया जिसमें ग्रीनलैंड को इलेक्टेड पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब मिला। फिर उसके बाद 2009 में एक्ट आया, उसको क्या हुआ, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हुआ, कि अगर ग्रीनलैंडियंस चाहें, इफ द ग्रीनलैंडियंस वांट, वो जाएं अपना वोट करें और डेनमार्क से अलग हो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है डेनमार्क को। ठीक है, तो डेनमार्क क्या है अभी वर्तमान स्थिति में बताया, डिफेंस और फॉरेन रिलेशन देखता है और एक ग्रांट के रूप में पैसा भी देता है, ब्लॉक ग्रांट बोलते हैं इसको। और ये बहुत बड़ा सपोर्ट है ग्रीनलैंड को, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास ऐसा कोई नेचुरल रिसोर्स है तो, बट एक्सप्लॉइटेबल नहीं है, अभी उस पे आते हैं। तो डेनमार्क इसको बहुत बड़ा मनी सप्लाई करता है, पैसा देता है, वन टाइम पैसा, जिससे ये एक तरीके से चल रही है ग्रीनलैंड। तो बहुत बड़ा रोल डेनमार्क का यहाँ पे इसलिए है। तो करंट स्टेटस क्या है, सोवरेनिटी डेनमार्क के साथ है, इंटरनल गवर्नेंस ग्रीनलैंड के पास है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी डेनमार्क विद नाटो एंड यूएस प्रेजेंस, राइट। फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क, नेचुरल रिसोर्स ग्रीनलैंड के पास है, राइट टू इंडिपेंडेंस यस विद ग्रीनलैंडिक कॉन्सेंट, मतलब कि लोग जब जाएंगे प्लेबिसाइड करेंगे, वोट करेंगे कि भाई हमको अब पार्ट ऑफ डेनमार्क नहीं रहना है, अब हमें ग्रीनलैंड बनना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, वेयर इज ग्रीनलैंड एंड व्हाई ज्योग्राफी मैटर्स, हमने देख लिया, लोकेशन तो देख ली भाई। उसके बाद 80% हमने देखा कि आर्कटिक सर्किल में है, वो भी हमने देख लिया। क्या है यहाँ पे, अभी हम देखेंगे कुछ फोटोज, इसकी लोकेशन लेवरेज क्रिएट करती है। जैसे ये देखिए, पहले तो ये समझिए, ये देखिए, ये जो डैश है ये क्या थी, 1980 में आइस की लोकेशन थी, यहां तक आइस हुआ करती थी, यहां तक। अब वर्तमान स्थिति में क्या है कि ये आइस की जगह ये क्या हो गया, वाटर हो गया है। तो इसका मतलब पहले जब आइस थी तो ये नेविगेबल नहीं था, मतलब यहां से जा नहीं सकती थी शिप्स वगैरह। अब वर्तमान में जब केवल वाटर रह गया तो इट बिकेम नेविगेबल। तो देखिए आइस क्या हो रही, रिसीट हो रही है, और इसका कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपके क्या होगा, अगर मान लो कि ग्रीनलैंड में अब फ्यूचर में भी क्या होगा, आइस रिसीड करेगी, यहां तक आ जाएगी, तो क्या करेंगे, और शिपिंग रूट्स, नए नए शिपिंग रूट्स ओपन होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, इशू क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल ये आप देखिए, यहां देखिए यूरोप है ये, ठीक है, यूरोप, यूरोप को अगर यहां जाना है, ये है इंडिया, ये देखिए ये अफ्रीका है, उसको समझने की कोशिश कीजिए मैप को, ये अफ्रीका है, ये लेटर से इंडिया, और ये देखिए ये यूरोप है। यूरोप को अगर इंडिया आना है, ये देखिए इंडिया ही कहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है रूट, यहां से आए, सुएज कैनाल से निकले, इधर अरेबियन सी पे आए, इधर होते 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 होते, सॉरी इंडिया नहीं है, जापान और ये सब है, इंडिया यहाँ है कहीं, इंडिया होते होते यहाँ है। कितना बड़ा रूट है ये। अगर इसका अल्टरनेटिव रूट खुल जाए, मतलब कि ऊपर वाला, ये देखिए अगर ये क्या हो जाए, आइस मेल्ट हो जाए, तो यूरोप से अगर जाना है तो यहीं से बस आके यहां से मिल जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट अल्टरनेटिव रूट्स। एंड आप समझिए जब पूरी दुनिया, ग्लोबल ट्रेड इसी पे चल रहा है, शिप्स पे, मिलिट्री इसी पर है, जो रूट, अभी तो सुएज कैनाल इतना इंपॉर्टेंट रीजन है, इतना क्रिटिकल उसका चोक पॉइंट है, क्योंकि वहां से इतनी बड़ी बड़ी सप्लाई, इतना बड़ा बड़ा वहां से कंटेनर मटेरियल का, खाने पीने का, एक्सपोर्ट का, ये वो जा रहा है, देन इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल। और जब ये स्पेस घट जाएगा तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगी और बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज आएगा। सिमिलर यहाँ पे है, अभी यहाँ पे जाना है तो ये रूट है, अभी क्या खुल जाएगा, ये खुल जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इसकी वजह से बहुत बड़ा न्यू शिपिंग लेन्स खुलेंगी। अब खुद सोचिए, अगर शिपिंग लेन कोई खुलती है, अभी हमने ईरान पढ़ा, अगर वहां पे यूएस की प्रेजेंस होगी, मान लीजिए इसके पास एक शिपिंग लेन खुल रही है और यहाँ पे मिलिट्री के रूप में यूएस है, तो क्या कर सकती है, सबको होस्टेज बना सकती है कि नहीं नहीं, यहां से निकलोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, या हम पे अटैक करोगे तो हम इसको बंद कर देंगे। सो दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग ऑफ दिस टेरिटरी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए दूसरी बात,
ये देखिए कई सारे बेसेस हैं, नाटो के बेसेस हैं, ये देखिए नाटो बेसेस, यहाँ पे भी एक पिटफुट बेस है यहाँ पे। तो इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, बिकॉज आप ये देखिए, ये एक तरीके से ये है उसके रशिया के बेसेस। तो ये मिलिट्री के रूप से भी बड़ा क्रिटिकल पोर्शन है ये अटलांटिक आर्कटिक के ऊपर। तो दैट्स व्हाई फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंगल आल्सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो दैट मतलब ये दिखाता है कि कितने ये क्रिटिकल पोर्शन है फ्रॉम, इसीलिए यूएस इसको इतना चाहता है कि भाई हमें आ जाए। तो वेरी क्विकली, क्लाइमेट चेंज एंड ओपनिंग ऑफ आर्कटिक टेम्परेचर राइजिंग मोर देन ट्वाइस ग्लोबल एवरेज, है ना। वहां पे जो हमारा, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ, ये सभी हम उस पे आ रहे हैं अनुदिशा, कि जब आइस, अभी उस पे आते हैं कि जो आइस की मेल्टिंग की स्पीड है वो क्या है इंडिया में जितनी है फॉर एग्जांपल, उससे डबल आर्कटिक में है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, एल्बीडो इफेक्ट होता है। एल्बीडो क्या होता है कि आइस होती है, जब आइस, तो आइस बहुत ज्यादा जो सनलाइट आती है उसको क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। आइस रिफ्लेक्ट्स अलॉट, ठीक है, उसका एल्बिडो बहुत हाई होता है। बट जब ये पिघलेगी तो आइस के अंदर से जो चीज निकलेगी, मतलब आइस के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। अब वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो और पिघलेगी, मतलब और पिघलेगी, तो उसके बाद क्या होगा, दो बातें, डबल, इसको बोलते हैं फीडबैक साइकिल, कि जिसने आपको पिघलाया उसके बाद जो आया वो और ज्यादा सन को ऑब्जर्व कर रहा है। आइस होती तो रिफ्लेक्ट कर देती, आइस हटी तो उसके बाद क्या होगा, उसकी वजह से मेल्टिंग का रेट है वो बहुत हाई है, डबल है बेसिकली। तो इस वजह से क्या होगा, सीजनली नेविगेबल हो जाएंगे नदर सी रूट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तो ये मैंने आपको बात समझाई। दूसरी बात है कि स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस, मैंने आपको बताया जो स्पेस है, चेंजिंग नेचर ऑफ थ्रेट है, तो ये सब वेपन वगैरह इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो का नदन फ्लैंक है, हमने देखा कि कैसे वो बिल्कुल रशिया के बगल में है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक जो आइस के नीचे फ्रोजन था, हम इसको टच क्यों नहीं कर रहे थे, हम कहते थे कि बड़ी फ्रेजाइल टेरिटरी है भाई, आइस को टच करोगे, एल्बिडो क्या होता है अभी बात करते हैं। जो आइस को टच, आइस हम टच क्यों नहीं कर रहे थे, हम मिनरल की माइनिंग क्यों नहीं कर रहे थे, कि भाई आइस को हम, एल्बिडो बेसिकली क्या होता है अनुदिशा, कि सन की रेज आई, हर सरफेस का अपना एक एल्बिडो होता है। एल्बिडो बेसिकली इज अ परसेंटेज ऑफ सनराइज रिफ्लेक्टेड। मान लो कि जैसे हम कहते नहीं कि हम समर में व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए और ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर अब्सॉर्ब करता है बहुत ज्यादा सनलाइट को। तो क्या है, ब्लैक रिफ्लेक्ट कम करता है, तो उसका एल्बिडो कम है। और जो आइस होती है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उसका एल्बिडो हाई है। इस तरीके से हमारी जो वो होती है, क्या होती है, हर मटेरियल की एल्बिडो अलग अलग होती है। इसीलिए अगर आपने देखा हो हम अगर ग्रीन मटेरियल यूज करना चाहिए घर बनाने में, क्यों, क्योंकि उनका एल्बिडो कम होता है, वो ऑब्जॉर्व कम करेंगे सनलाइट्स को और रिफ्लेक्ट ज्यादा करेंगे। जो जितना रिफ्लेक्ट करेगा उतनी ठंडी घर के अंदर रहेगी ना। जैसे हम इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड्स, अर्बन हीट आइलैंड। गांव में क्या होती है, देखो अलग तरीके के कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जैसे ग्रीन लीव्स हैं बहुत रिफ्लेक्ट करती है, तो उस तरीके से गर्मी कम आती है। तो इसको बोलते हैं फीडबैक साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फीडबैक साइकिल जो मैंने आपको बताया कि पहले आइस सब रिफ्लेक्ट कर देती थी, बट आइस के जो नीचे है उसका एल्बिडो कम है, तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी और एब्जॉर्ब करेगी और मेल्ट होगी, तो वो कीप्स ऑन मेल्टिंग। अब मेल्ट होगी, पहले हम इसको टच क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई आइस है, बड़ा रिस्की है, क्लाइमेट चेंज, पर क्लाइमेट चेंज से ऑलरेडी मेल्ट हो ही रहा है। अब जब मेल्ट हो रहा है तो उसके नीचे से बहुत ज्यादा जो रेयर एलिमेंट, यूरेनियम, ऑयल, गैस, जो लॉक्ड थे आइस में, भाई मिलने लगे। और आपको पता है कि ये सब कितने क्रिटिकल हैं। हमने पढ़ा है कि चाइना के पास रेयर एलिमेंट में एक तरीके से पूरी दुनिया में मोनोपोली है। वो धमकाता है, डराता है यूएस को, इंडिया को, सबको कि हम नहीं देंगे, जापान को, साउथ कोरिया को, हमने पढ़ा ही है। तो कितना क्रिटिकल पोर्शन है वो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेयर अर्थ मेटल भी, है ना। तो इस ये भी बहुत बड़ा एंगल, ये मैटर्स इकोनॉमिकली, ग्रीनलैंड मैटर्स इकोनॉमिकली। यूएस इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड, तो मैंने आपको बता दिया मोटिव्स क्या है। पहला तो सिक्योरिटी मोटिव है, जो आर्कटिक बेस्ड मिसाइल हैं, एयर थ्रेट्स हैं, ये वो इकोनॉमिक मोटिवेशन एंड डायरेक्ट एम्फेसिस इज मोर ऑन। अब अभी तो फोर्स किस पे कर रहा है ट्रम्प, कि हम डायरेक्ट ओनरशिप करेंगे, एक तरीके से उसने ऑफर भी दिया था कि खरीद लेते हैं। यूएस भी, यूएस के जो 50 स्टेट्स हैं
आपने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ फेडरेशन। ठीक है, एक आपने जरूर, जस्ट लेट मी डिस्कस वेरी ब्रीफली विद यू, दो तरीके का फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म दो तरीके का आपने पढ़ा होगा, एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म क्या है? होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर मतलब कि बेसिकली क्या है, एक यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो हर स्टेट को कहती है कि नहीं रुके रहो, तुम्हारी कोई बात है, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है फॉर एग्जांपल, कोई कह रहा है कि हमें अलग होना, नहीं नहीं, साथ में रहो, साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सॉरी वो ये मैं चली गई, साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बट यूएस ने क्या किया, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर, क्योंकि पहले क्या था, यूएस की 13 कॉलोनीज साथ में आई। यूएस पहले 50 स्टेट नहीं थे, 13 कॉलोनीज थी। फिर वो बढ़ते बढ़ते एक, जैसे उनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न एक्सपेंशन हुआ, फिर और स्टेट्स ऐड होते गए, ऐड होते गए, ऐड होते गए, अलास्का ऐड हुआ, हवाई ऐड हुआ, इस तरीके से। तो एक तरीके से वो कहते हैं कि भाई 51st स्टेट बना देंगे ग्रीनलैंड को, क्या दिक्कत है ना? हम खरीद लेंगे, नहीं होगा तो ये पॉइंट है। अब ये तो बात हो गई मोटिव्स की, अब रिस्पॉन्सेस की। अब ये एक तरीके से क्या है, यूएस का मिलिट्री, एक तरीके से मिलिट्री वो है, थ्रेट है कि नहीं हम तुम ये कर देंगे। तो कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, हम सब पार्ट है नाटो के, नाटो के हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ नाटो। व्हेन वी आर ऑल पार्ट ऑफ नाटो, इसका मतलब क्या था कि हम पे कोई आउटसाइडर इंपैक्ट करेगा तो हम साथ में आएंगे, हम लोग सब साथ में हैं। अब नाटो के अंदर ही वो एक दूसरे को कह रहे हो कि नहीं हम तुम्हें अटैक कर देंगे, तो ये हाईलाइट करता है इंटरनल स्ट्रेसेस विद इन दी नाटो, है ना? हाईलाइट्स द इंटरनल स्ट्रेसेस विद इन दी नाटो, रेजेस क्वेश्चन अबाउट डिसीजन मेकिंग, कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर एलाई, सबसे इंपॉर्टेंट। तो डेनमार्क की पोजीशन, डेनमार्क कहता है कि भैया ग्रीनलैंड स्टेटस नॉन नेगोशिएबल। देखो ग्रीनलैंड के लोगों की बात करें, वो कहते हैं कि भाई हमको तो इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें तो वैसे डेनमार्क भी बहुत पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है डेनमार्क पैसा सा दे रहा है, ठीक है। बट अगर यूएस कंपेयर करें, यूएस कंपैरिजन करें, तो यूएस से अच्छा तो डेनमार्क ही है। हम डेनमार्क से जाना पसंद करेंगे, यूएस से जाना पसंद नहीं करेंगे। सो डिप्लॉयमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स यूरोप्स विलिंगनेस टू प्रोटेक्ट इट्स आर्कटिक इंटरेस्ट। तो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट रशिया एंड चाइना एंगल। रशिया कहता है कि भाई हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। भाई रशिया क्या है, एक आर्कटिक कंट्री है, हमने देखा रशिया की पोजेस स्ट्रॉन्ग लॉन्गेस्ट आर्कटिक कोस्ट लाइन, एक्टिवली स्पेंडिंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पे इसी एरिया में। चाइना भी अपने आप को आर्कटिक से दूर नहीं रखा जाता, वो अपने आप को कहता है वी आर नियर आर्कटिक स्टेट। वो कहता है कि नहीं हम भी यहाँ पे एक्सेस वगैरह लेंगे, हम साइंटिफिक रिसर्च ये सब कर रहे हैं। चाइना कर भी रहा है एग्रेसिवली, स्पेशली रशिया के साथ मिल के कर रहा है, बिकॉज रशिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जितने रिसोर्सेज चाइना के पास हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न स्टेट्स पोर्ट्रे आर्कटिक एक्शंस एज थ्रेट्स। रशिया रिजेक्ट्स दीज क्लेम्स एंड फ्रेमिंग देम जस्टिफिकेशन फॉर मिलिट्रन वेस्टर्न मिलिटराइजेशन। वेस्टर्न कंट्री कहती है रशिया और चाइना जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए हम भी मिलिटराइज करेंगे। एंड वो एक दूसरे को देख के क्या होते हैं, वेपन रेस। सो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस क्या है, लीगल सेफगार्ड सब हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बिगर पिक्चर की स्ट्रक्चरल शिफ्ट, आर्किटेक्ट ट्रांसिशन फ्रॉम साइंटिफिक कॉपरेशन पहले होता था, अब स्ट्रेटेजिक राइवलरी हो गई है। इन्वायरमेंटल कंसर्न अब होता था, पावर कंपटीशन बन चुका है, तो इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी। डिस्प्यूट्स ओवर शिपिंग लेन, मिनरल एक्सट्रैक्शन एंड मिलिट्री पोजीशनिंग। तो इट्स अ टेस्ट केस हाउ आर्कटिक इज गवर्न्ड, विल सेट प्रेसिडेंट्स फॉर अदर इमर्जिंग फ्रंटियर्स। भाई आर्कटिक तो एक फ्रंटियर है, इसके अलावा बहुत सारे फ्रंटियर हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस एक अदर फ्रंटियर है, ओशन से एक अलग फ्रंटियर है, ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं इनको, ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स, तो जब इतने ग्लोबल कॉमन्स हैं, अगर हम उनकी ध्यान नहीं रखेंगे, अंटार्कटिक अनदर इशू है ना। सो व्हेन दीज ग्लोबल कॉमन्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ, देन ये हमेशा स्ट्रेटेजिक राइवलरी का रूप, और आर्कटिक में ऐसा हो रहा है, ये हर जगह इस तरीके से पोजीशन क्रिएट करेगा। इसीलिए एक आर्कटिक काउंसिल बनाई गई, 8 मेंबर्स स्टेट हैं इसमें। रशिया जिसकी सबसे बड़ी लाइन है, रशिया हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्रीज इनको बोलते हैं। ठीक है, आइसलैंड हो गया इसी का पार्ट, डेनमार्क जो ये ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है,
कनाडा इसका पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स अलास्का की वजह से इसका पार्ट है। ये देखिए दोनों आपस में नेबर भी हैं। आर्कटिक काउंसिल सॉरी। तो इसलिए ये इतना ज्यादा, मतलब अब यूएस किस तरफ आगे बढ़ेगा अब ये देखने लायक होगा। कमिंग टू द लास्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव सेड कि कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि कहीं ये केस इसलिए तो नहीं ये ट्रम्प कर रहे हैं बिकॉज ही वांट्स अ डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज पॉलिटिशियंस लव डिस्ट्रैक्शन, उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत पसंद होते हैं। सो कहीं ये जो पूरी कहानी है वेनेजुएला की, वेनेजुएला पे अटैक करना, ईरान, ग्रीनलैंड, ये सब इधर ही दो एक महीने में क्यों ज्यादा हो गया, राइट? नैरेटिव तो पहले भी थे, ऐसा नहीं था, बट ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव इधर क्यों हो गए? बिकॉज सम पीपल आर्ग्यू, फॉर एग्जांपल जिमी किमेल वहां पे एक बहुत फेमस टीवी पर्सनालिटी हैं जो एक अपना शो भी करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इट्स अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एप्स्टीन फाइल्स, राइट? एप्स्टीन फाइल क्या है? एनीबडी हैज मस्ट हैव लिसन टू इट, मस्ट हैव नो समथिंग, कुछ किसी ने कुछ सुना है एप्स्टीन फाइल के बारे में? एनीबडी? व्हाट इज द एप्स्टीन फाइल? एनीबडी? चलिए, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन कंटेन्स द फोटो ऑफ पीडो। हाँ ठीक है, एप्स्टीन फाइल बेसिकली क्या है कि एप्स्टीन क्या थे? जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन पहले एक रियल्टर थे, है ना, मतलब लोगों का पैसा ऐसा इधर उधर लगाते थे, पहले शायद टीचर ही थे, बट धीरे धीरे इनके पास बहुत पैसा आया, लोगों के पैसे मैनेज करते करते भी बड़े बड़े लोगों से इनके पास कॉन्टैक्ट्स हो गए जेफरी एप्स्टीन के पास, है ना। बट फिर धीरे धीरे इन्होंने एक आइलैंड खरीदा, और उस आइलैंड में ये इन पे एक्यूजिशंस हैं और इस पे प्रूवन चार्जेस भी हैं कि इनके इनके उन्होंने माइनर्स के साथ वो किया। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी सॉरी। तो बेसिकली जेफरी एप्स्टीन फाइल क्या थी? तो इनका मतलब एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट तो था ही था अनुदिशा, मतलब ही वाज कन्विक्टेड, पहले भी 2009 में कन्विक्ट हुए, और इनको सेटिंग की वजह से, जिस लॉयर ने इनको सेटिंग करके बचाया था, उसको ट्रंप ने अपने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक वो भी बनाया, किसी मिनिस्टर बनाया अपने उसमें। फिर लोगों में जब मीटू मूवमेंट शुरू हुआ तो कई महिलाएं आई, एक जर्नलिस्ट थी जो इनके पीछे पड़ी रही, उसने पूरी चीज को डॉक्यूमेंट किया, महिलाओं के इंटरव्यू लिए, टेस्टिमनी ली, उसको मीटू मूवमेंट में और ज्यादा आया, तो दोबारा इन पे ट्रायल चला, दोबारा ये फेस हुए, जब जेल गए तो 2019 में इनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई। एलेज किया गया इनकी कि ये सुसाइड इन्होंने किया, बट ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा आपने जरूर उस पर सुना होगा, ही हैड कॉन्टैक्ट्स विद वेरी हाई प्रोफाइल पीपल एंड ही वाज इन्वॉल्वड विद माइनर गर्ल्स सेक्सुअल एक्टिविटीज में, फोर्सफुल एक्टिविटीज में, और इनके साथ बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो एप्स्टीन फाइल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था वेरी क्विकली अपने जो इलेक्शन कैंपेन में था, उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्रॉमिस किया कि भाई हम जब सत्ता में आएंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल रिलीज द एप्स्टीन फाइल्स, क्योंकि उन्होंने एलिज किया कि डेमोक्रेट्स के खूब सारे नाम है इसलिए ये लोग नहीं कर रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए, जब जीत गए इलेक्शन, ये सेकंड टर्म की बात है, तब उन्होंने इस पे बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, उन्होंने कहा ये तो पुरानी बात हो गई। बट एक लॉ बनाया गया, पार्लियामेंट में लॉ बनाया गया, कांग्रेस में लॉ बना कि इसको रिलीज किया जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई इसको रिलीज करने की। और ऐसा कहा जा रहा है कि देयर इज अ ह्यूज डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर इस तरीके की डिटेल्स हैं एप्स्टीन के केस से रिलेटेड, जो यूएस गवर्नमेंट के पास है। तो इनको क्या करना है, इसको बोलते हैं डीक्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स। क्या होता है डीक्लासिफिकेशन ऑफ फाइल? क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट है तो जब बहुत समय हो जाता है तो कुछ सेंसिटिव जो मिशंस होते हैं, सेंसिटिव मिशंस की बहुत सालों बाद, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट में होता है, फिर सालों बाद इनको क्या करता है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन।
ठीक है, जो सबके पास पब्लिक एक्सेस में नहीं होती, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट डी क्लासिफाई करता है अपने डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे, इसको बोलते हैं डीक्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। हाँ, दे हैव सेड सम इंडियंस एंड बट ये सब क्या है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं अगेन, क्योंकि कुछ अभी कॉन्क्रीट नहीं आया। अब डालने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, बट हाईली इम्पॉसिबल, बट मे बी मे नॉट बी, आई डोंट नो, बट इट्स 100% क्लियर कि डोनाल्ड ट्रम्प तो इन्वॉल्व है ना। एंड सम पीपल आर सेइंग, एज वी आर सेइंग, सम ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द यूएस आर सेइंग कि भाई is all these things are distractions from Epstein file, and they may be correct, they may be correct, ठीक है। anyway, हमने दो टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस किए, फर्स्ट ईरान व्हाट इज हैपनिंग एंड सेकंड इज एप्स्टीन फाइल्स। फॉर द टॉपिक्स दैट यू हैव डिस्कस, आई विल डिस्कस नेक्स्ट वीक को मैं जरूर टेकअप करूंगा। इफ एनी अदर टॉपिक यू फिश that should be discussed, please share with me, so I'll make sure that we will discuss, ठीक है। वाइंड अप करें, so enjoy your weekend everybody, Saturday in late evening, Sunday है कल, enjoy evening, see you again next week, ठीक है, bye, thank you।